में क्या था, हम दोनों डेली मिलते थे, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, आपने कॉन्सेप्ट समझा, आपने उसको नोट डाउन किया, अपने दिमाग में सेट किया, मैंने काफी सारे एग्जांपल दिए, आपने काफी सारे क्वेश्चन पूछे, आपस में डिस्कशन हुई, आर्ग्यूमेंट हुए, काफी चीजें हुई, बट की पढ़ाई स्टार्ट करोगे। और सेल्फ स्टडी आज से 130 लेक्चर पहले आपने क्या किया उसको याद करना कोई सिंपल टास्क नहीं है। तो सबसे सेट होनी चाहिए कि हाँ भाई 2 महीने 50 दिन जो है उसमें मुझे करना क्या है। अगर मुझे जून में एग्जाम निकालने हैं तो मेरे पास एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ाई। और पढ़ाई भी गधों वाली नहीं, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मींस क्या होता है कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो पहली रिवीजन तो 100% होती है, दूसरी रिवीजन वो होती है जो पहली रिवीजन में दिक्कत होती है। मतलब ये नहीं है कि जो चीज आपको आती है वो बार बार कर रहे हो, वो फिर गधों वाला काम है, वो हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क इज, लोग कहते हैं हार्ड वर्क इज ए की ऑफ सक्सेस, मैं कहता हूं हार्ड वर्क इज ए की ऑफ फेलियर। स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क इज ए की ऑफ सक्सेस। स्मार्ट वर्क मींस क्या कि पहली बार मैंने 10 क्वेश्चन किए, 10 में से 8 हो गए पहली बार में, तो मैं 8 वो दोबारा क्यों करूं, मैं वो 2 पे टाइम लगाऊंगा ना, ये स्मार्ट वर्क है। ये नहीं पागलों की तरह 8 पे दोबारा, फिर तो वो हो ही जाएंगे भाई। जो पहली बार में हो गए वो दूसरी बार में भी होंगे, वो सिंपल क्वेश्चन थे। मैं जो 2 क्वेश्चन नहीं हुए उस पे टाइम लगाना है, क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन बनेंगे, और जो 2 से नहीं वो कईयों से नहीं हुए, और जो क्वेश्चन कईयों से नहीं होते वो एग्जाम के अंदर बनते हैं, तभी एग्जाम का रिजल्ट 10% आता है। क्योंकि जो सबसे हो रहे हैं वो आपसे नहीं हो रहे, वो सबसे हो रहे हैं, और अगर वो सबसे हो रहे हैं तो 100% तो रिजल्ट आएगा नहीं। तो आप पढ़ने के लिए बैठो, चाहे कोई भी, जब भी आप रिवीजन करो आप ये चेक करो कि कौन सी चीजें मुझसे इजीली हो रही हैं, उसको मैं फर्स्ट टाइम अच्छे से रिवाइज करूंगी, सेकंड टाइम मेरी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, और 3 रिवीजन कम से कम चाहिए, कम से कम आज से 3 रिवीजन कम से कम करवा दूंगा। नहीं है विवेक सर तो डेली यूट्यूब पे हमारा काम खत्म हो गया, आंसर इज नो सर। मेरा काम तो एडिशनल मानो आप भाई। मैं सिर्फ क्यों रिवीजन करा रहा हूं कि आपकी एक रूटीन बनी रहे, और मैं सुबह का टाइम भी क्यों रख रहा हूं ताकि आप उसे करो कि वो रिजल्ट में पास होना क्या होता है। और जिस दिन आपको फील होगा ना उस दिन आप वाकई कहोगे विवेक सर बात सही बोलते थे। और मुश्किल नहीं है सर, सिर्फ कुछ नहीं है, 40 दिन कंसिस्टेंसी एंड सैक्रिफाइस। मैंने कहा प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी है, आपकी प्रायोरिटी घूमना है, आपकी प्रायोरिटी दोस्त है, या आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपको अपने सामने एक बहुत बढ़िया लाइफ चाहिए। और अगर वो लाइफ चाहिए ना तो उस लाइफ के लिए मेहनत करनी है भाई। सिंपल सी बात है, लाइफ वो ऐसे नहीं मिलेगी सर। ड्रीम्स अगर पूरे करने हैं तो ड्रीम्स के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, और 40 दिन आपके हाथ में सर। मैं नॉर्मली क्लास में बोलता हूं 18 या 21 दिन में महाभारत खत्म हो गई थी। महाभारत खत्म करवा नहीं है सर, आप अगर आराम से बैठोगे हो जाएगा। कई बच्चे कहते बैठते हैं मन नहीं लगता, माहौल ही नहीं बनता सर। वो इसलिए नहीं मिलता यार, आपने जाना कहां है। भूत सवार होना कि मुझे तो मतलब ही नहीं आपको टाइम मिले सर। अगर दिमाग में भूत सवार होना कि मुझे करना है जून के अंदर, तो मतलब ही नहीं आपको टाइम मिले सर। आपको ये होगा कि भाई मुझे क्लियर करना है, मैं कहां टाइम वेस्ट में लगाऊं। फिर पता क्या, अंधे खड़े होते हैं तो अंधे होकर दौड़ो, साइड में वो चीज लगाओगे दौड़ोगे, तो मतलब उनको फिर साइड से कुछ नहीं, उनको सिर्फ फोकस दिख रहा है कि वो मेरा जून का एग्जाम है, उसमें मुझे पास देखना है बस। तो 40 दिन आपको अंधा घोड़ा बनना है बस। ये मान लो 40 दिन अंधा घोड़ा बनना है। अंधा घोड़ा मींस आपने तो दूसरों की बातें इग्नोर करके चलो। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, सेट यूर प्रायोरिटीज। आज जाके लिखो कि आपकी 40 दिन में क्या प्रायोरिटीज है। मेरे हिसाब से एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए, जून में पास। ना इस टाइम कोई घर में शादी, ना कोई मौज मस्ती, ना कोई घूमना फिरना, ना कोई ऐश प्रस्ती, ना कोई आशिकीबाजी, कुछ नहीं करना है ना करो। 40 दिन के बाद कर लो भाई। एक बार एग्जाम तो सही ढंग से दे लो ना, एक बार 40 दिन के बाद है आप जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं आई आप कुछ। ठीक है, तो पहली एडवाइस तो मेरी है। सेकंड एडवाइस है फोकस ऑन योर गोल। अपने गोल पे फोकस करके चलो जी। और इस टाइम कुछ आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी, लोग दोस्त आपको डेली फोन करेंगे, ये किया वो किया, हाय ये नहीं हुआ, हाय वो नहीं हुआ। नेगेटिविटी को बाहर निकाल दो, अपने गोल पे फोकस करके चलो कि भैया मुझे सीएस जून में एग्जाम क्लियर करने हैं तो करने हैं। मैंने कमिटमेंट किया, अपने आप से बात कर रहा हूं, और जो इस कमिटमेंट के बीच में आएगा ऐसी की तैसी, चाहे मेरा दोस्त हो जाए वो कुछ भी हो, यहां से निकल जाएगा। सिंपल, जो आपकी सक्सेस के बीच में आ रहा है वो आपका दोस्त नहीं है सर, ये मैं लिख के दूंगा, आपका दोस्त नहीं है। वो दोस्त हो ही नहीं सकता, दोस्त ऐसे होते ही नहीं है। दोस्त की वो होते हैं, दोस्त के फेस होते हैं मोटिवेट करने वाले, दोस्त के फेस होते हैं कि हमें जून में एग्जाम दोनों निकालेंगे, दोस्त के फेस होते हैं कि दोनों मिलकर पढ़ाई करेंगे, दोस्त के फेस ये नहीं होते चला घूमने चलते हैं। ठीक है, तो अपने गोल अपना फोकस करके चलो। तीसरी मेरी एडवाइस है बिलीव प्लस सैक्रिफाइस योरसेल्फ। अपने ऊपर बिलीव करो, आपसे बेस्ट कोई नहीं है, आपसे बेस्ट कोई नहीं है, यू आर द बेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा यू आर द ओनली बेस्ट, यू आर द बेस्ट। मतलब मैं नहीं आनी चाहिए बट बिलीव कर सकता हूं ना, फोकस करके चलो। तीसरी मेरी एडवाइस है बिलीव प्लस सैक्रिफाइस योरसेल्फ। अपने ऊपर बिलीव करो, आपसे बेस्ट कोई नहीं है, आपसे बेस्ट कोई नहीं है, यू आर द बेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा यू आर द ओनली बेस्ट, यू आर द बेस्ट। मतलब मैं नहीं आनी चाहिए बट बिलीव भी होना चाहिए कि यस मैं कर सकता हूं। मतलब अपने को कम मत समझो कि यार उसको तो सारा आता है, दिस सेक्शन वो ये बोलता है, वो कहता है ऐसी की तैसी। कोई हमसे बढ़िया नहीं है जी, हम अपने आप में बेस्ट हैं। जितना हमने किया उसको हम बढ़िया ढंग से करेंगे, काम खत्म। जिसकी नॉलेज है वो अपने आप करता रहे, हमें अपना बेस्ट देना। अंधा घोड़ा बना, अंधा घोड़ा मतलब आपको दूसरे के बारे में नहीं देखना, अपना कंपटीशन अपने आप होना चाहिए कि आज मेरा टारगेट ये है तो कल मेरा टारगेट उससे ज्यादा हो। दूसरे का टारगेट क्या है, हाय तूने 10 चैप्टर कर लिए, मैं तो 8 ही हुए, मैं कल 10 करूंगी। अब 10 करने के चक्कर में 7 भी नहीं हुआ आपके, क्यों? दिमाग में वही घूमता आपके, उस 10 कैसे कर लिए, उसका दिमाग तो बहुत तेज है। ये बातें बेकार की, आपने जो किया आप उसे सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, काम खत्म। ठीक है नहीं, तो अपने ऊपर बिलीव करो, सैक्रिफाइस करो। सैक्रिफाइस मतलब 40 दिन सैक्रिफाइस कर दो सर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो जी, 40 दिन हेल्थ का बहुत ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, क्योंकि 40 दिन में तबियत खराब हो गई तो एक बार अगर बुखार खांसी हो जाए 7 दिन जाते हैं गायब। पढ़ने का मन नहीं करता, पूरा पूरा नींद आती है, क्योंकि गोलियां खाओगे नींद आएगी, उससे सुस्ती मचेगी, पूरा पूरा दिन आपका खराब जाएगा जी। तो हेल्थ का ध्यान रखो, मतलब हेल्थ का मतलब घर का खाना पीना खाओ भाई, जो भी बाहर कबाड़ खाना खाओ, बट 40 दिन के बाद। मतलब इस 40 दिन में आपकी हेल्थ बहुत जरूरी है, और हेल्थ फिजिकल भी और मेंटल भी। मेंटल हेल्थ ज्यादा जरूरी है। अगर अच्छा खाओगे तो यहाँ पे अच्छे विचार आएंगे, बुरा खाओगे तो बुरे विचार आते हैं सर। ये आपको पता नहीं है, खाना बहुत इंपैक्ट करता है यहाँ पे। अगर कबाड़ खाओगे तो यहाँ पे कबाड़ ही आएगा, अच्छा खाओगे घर का खाना खाओगे, मतलब जो भी घर में आप खिचड़ी दलिया जो भी आप नॉर्मली रोटी खाते हो घर की, वो खाओगे तो बढ़िया चीज आएंगी। ठीक है, थर्ड एडवाइस बिलीव एंड सैक्रिफाइस। फोर्थ मेरी एडवाइस है मेक योर रिटर्न प्लान। अपने रिटर्न प्लान बनाओ, इमेजिनेशन नहीं, लिख लो कि मुझे आज क्या करना है। आज जाके लिखो, एक डायरी बनाओ
कई बच्चों को मैं देखता हूं सर, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आपको लगता होगा सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, मुझे 8 साल टीचिंग लाइन में हो चुके हैं और 8 साल मैं बहुत सारी बच्चों की प्रॉब्लम फेस कर चुका हूं और हर बैच में बच्चे आते हैं, हर बैच के अंदर बच्चे जाते हैं, बट कुछ बच्चे याद रह जाते हैं, कुछ बच्चों की बातें ऐसी होती हैं। तो मैं जब भी मैं बच्चों से बातचीत करता हूं ना, बच्चे कहते पढ़ने के लिए बैठते हैं, उस टाइम समझ नहीं आता क्या पढ़े। कभी लो की बुक निकाली, फिर नहीं लो नहीं पढ़ते, टेक्स्ट पढ़ते हैं, टेक्स्ट की निकाली नहीं, और फिर जब टेक्स्ट पढ़ते हैं लो के विचार आते हैं, लो पढ़ते हैं टेक्स्ट के विचार आते हैं। ऐसे करते करते 3-4 घंटे निकल गए, पता नहीं लगा। क्यों? आपका रिटर्न शेड्यूल तैयार नहीं है, आपके प्लान्स तैयार नहीं है। कैलेंडर रखो ना अपने आगे और डेज बाय क्रॉस करते रहो, क्रॉस करते रहो। आज का टारगेट पूरा, एक पूरा प्रॉपर टारगेट तैयार हो कि मुझे कब से कब क्या क्या पढ़ना है, और कोशिश करो रात को प्रैक्टिकल पढ़ने की, दिन में थ्योरी पढ़ने की, क्योंकि रात को नींद का टाइम होता है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो आपकी नींद नहीं आएगी। सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में, जैसे मान लो सुबह 9-10 बजे का टाइम होगा या 5 बजे अगर आप उठ गए, अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो गया, तो उसमें थ्योरी प्रोविजन जो चीजें पढ़नी है, जो याद करने वाली है, वो सुबह सुबह पढ़ो, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है और सुबह नींद खुल जाती है। एक बार उठने का थोड़ा सा होता है, एक बार जब उठ गए, आज तो वैसे इतनी गर्मी है, 2 मिनट बाहर निकलोगे वैसे नींद खुल जाएगी आपकी। ठीक है जी, तो मैंने अपने रिटर्न प्लान सबके तैयार होना चाहिए, जो भी आपका स्टडी रूम है सामने दीवार पे चिपका होना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो की जब मैं पढ़ता था अपने सीए फाइनल के अंदर, चाहे वो सी इंटर के अंदर। तो वही चीज अगर आप लेके चलोगे तो अच्छा होगा। और अगला फिर है जी, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन स्लोली स्लोली। इसका मतलब क्या? डिस्ट्रैक्शन एकदम अवॉइड नहीं कर सकते। मुझे पता है कि मेरे 4 दोस्तों के ग्रुप है, एक दोस्त नालायक है, अवॉइड एकदम तो कर नहीं पाओगे ना, फोन उठाने एकदम थोड़ा बंद कर दोगे, धीरे धीरे करो। आज मैं बिजी हूं यार, तबीयत खराब है मेरी, टाइम नहीं मिला, घर में थोड़ा अर्जेंट था, बस उसको समझ आ जाएगा। आना चाहिए समझ, उसको आना भी चाहिए, ये जरूरी है सर, आपकी सक्सेस के लिए जरूरी है। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, आपके घर में कोई रोटी आपका दोस्त नहीं देगा, आपके घर में रोटी आप ही लेके आओगे। जो अभी दोस्त बने पड़े हैं उनसे एक दिन बोलना कि एक हफ्ता मेरे घर में रोटी डिलीवर करवा दे। 6 दिन 2 दिन के बाद हाथ जोड़ देगा, भाई मेरी मम्मी इतनी फ्री नहीं है, दोस्ती कहां गई फिर उसकी। तो मैं आपके घर में आप ही आगे निकलोगे, आप ही सब कुछ करोगे, तो सोचो आपकी सक्सेस में कोई नहीं आना चाहिए बस। तो जितनी नेगेटिविटी है, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, चाहे वो सोशल मीडिया, धीरे धीरे कम करो। कईयों को आदत है, एडिक्टेड है सोशल मीडिया की, रात को सोने से पहले उनको मोबाइल चाहिए कम से कम 1 घंटा, सुबह उठते ही उनको मोबाइल चाहिए, कहां है, फिर उनको मैसेज देखने पूरी रात में, कौन कौन, जैसे उनको पूरी रात में मैसेज, मोदी दिन मैसेज होंगे बहुत सारे कि बेटे कहां सो गया था, यहाँ और बड़ी आदत है कि बच्चा तो हो गया, बच्चा क्या करेगा, अब मोबाइल दिखाओ ना उसमें क्या मैसेज आए। तो ये डिस्ट्रैक्शन है सर बहुत बड़ी, और एकदम अवॉइड नहीं होगी, धीरे धीरे। जैसे बच्चा कहता है सर रोटीन नहीं बन, धीरे धीरे बनेगी। ये नहीं सर मैं 8 घंटे पढ़ती हूँ, 14 घंटे पढ़ना है, तो आज नहीं, 8 से 8:15, 8:15 से 8:30, 8:30 से 8:45, ऐसे रूटीन बनती है। आज मैं सोशल मीडिया 1 घंटा चलाता हूं, तो आज मैं 50 मिनट चलाऊंगा, एकदम नहीं काटूंगा। एकदम कोई भी चीज काटते हो, सिगरेट पीने की आदत है, एकदम छोड़ दोगे इंसान मर जाएगा, वो मर जाएगा उस दिन, क्योंकि उसको इतनी अंदर तड़प होगी, वो सही नहीं पाएगा। सिगरेट 10 सिगरेट पीते हैं ना, एक छोड़ दे, 9 पे आ जाए, ऐसी सेम आपकी है। 1 घंटा सोशल मीडिया, आप 50 मिनट चलाओ, 45 पे आओ, 40 पे आओ, धीरे धीरे आप खुद देखोगे आप 15-20 मिनट पे आ गए हो। तो डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे अवॉइड करो, जरूरी है। 40 दिन आपके पास है सर। उसके बाद जी स्टे पॉजिटिव एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। आपको मैंने बोल दिया कि अपना पॉजिटिव रहो, मस्त रहो, कूल रहो। लाइफ बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया लाइफ है, भगवान ने जिंदगी एक बार दी है सर, और ये दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग आपको याद करें। मतलब मेरा तो एक ड्रीम है कि जिस मैं इस दुनिया से जाऊं तो लोग याद करें कि एक इंसान था, क्योंकि आते तो बहुत सारे लोग हैं, जाते ही बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग भगत सिंह को हम याद करते हैं ना, अब्दुल कलाम को हम याद करते हैं, लता मंगेशकर को याद करते हैं, क्यों? उन्होंने कुछ ऐसा किया। मैं कह रहा हूं इतने बड़े लेवल पे नहीं जा सके, बट अपनी सोसाइटी में ही लोग हमें याद करें, देश याद करें। बट आज अगर मान लो जी, आज अगर मैं टीचिंग लाइन में हूं, तो अगर कुछ ऐसा टीचिंग लाइन में ही कर जाऊं कि लोग मेरे जाने के बाद भी याद करें कि वाकई बंदा सही था। पीछे से अगर बोले ना बंदा सही था, तो आप सही हो। आगे से तो बोलने वाले बहुत हैं। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। सिंपल सी बात है सर, तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है, तो वो मतलब की नदी नहीं होनी चाहिए भाई। अगर तारीफों का पुल है तो बेमतलब, भाई दिल से तारीफ निकले यार, बंदा सही था यार। और दुश्मन भी कहें दिल से बंदा सही था यार, बोलते चाहे बुरा थे, दिल से बंदा सही था। वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि आप दिन में लाइफ में पॉजिटिव रहो, आपको देख के लोगों के चेहरे पे स्माइल आए। कोई मिले ना, उसको लगे यार इससे मिलने का ना मजा एक अलग है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, एक ऑरा इसका अलग है। जब इससे मिलते हैं मोटिवेशन मिलता है, वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं जब दूर से आने लगे ना, मतलब जब दूर से अरे यार निकल भाई यहाँ से, निकल भाई, ये कहां से भाई निकल, ऐसा होता है सर। बहुत सारे लोग होते हैं, दिमाग देखते दिमाग खराब हो, तो वो बल्कि रुके कि शायद ये इंसान हमें देख ले, हम 2 मिनट बात करें तो पॉजिटिव हो जाए। ऐसे लाइफ में थोड़ा कुछ बनना है जी। उसके बाद जी एडवाइस ऑलवेज देता हूं, इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। मैं एडवाइस ऑलवेज देता हूं, इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, हाँ बिल्कुल। मतलब अगर आप सोच सकते हो, अगर आप सोच रहे हो कि आप कुछ कर सकते हो तो कर सकते हो। इस दुनिया में अगर एक भी इंसान कुछ कर रहा है तो वो आप भी कर सकते हो। सिंपल सी बात ये है, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत अचीव किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि काफी चीजें अचीव की हैं, बट हाँ सेक्रीफाइस किया। अगर आप दिल से मेहनत करते हो तो आपको सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो 40 दिन कंक्लूड करूंगा, 40 दिन है, लग जाओ बस। अब कुछ नहीं दिखना चाहिए आपको, अंधे घोड़े बन जाना आपने। ठीक है, और शेड्यूल, और हाँ हाँ नहीं करके जाना। मैं चाहता हूं कि जब रिजल्ट आए तो जितने बच्चे यहां बैठे हैं, और चाहे वो फेस लाइव वाले भी, हो सकता है अगर आप ठान लोगे। मेन है बस जिस दिन आपने अपनी एक चीज ठान ली ना कि मुझे करना है, मैं आपको दिखा दूंगा रिजल्ट आ चुका है सर। आपने ना इमेजिनेशन पता क्या देखा करो, पास। फेल है ही नहीं, पास। क्यों? एक चेहरे पे स्माइल आएगी आपके, और फिर मोटिवेशन मिलेगा कि यस वो मेरे को अच्छे सही सही करना है, मुझे पास होना है। और पेरेंट्स के लिए होना है सर। देखो सिंपल सी बात है, अपने लाइफ में बनाओ, जो पेरेंट्स आपके लिए कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं उनको भी एक गिफ्ट दे दो यार। एक गिफ्ट उनको दे दो ना, मतलब एक दिन अपना रिजल्ट आए, पापा आए, पापा पास,
उस दिन एक अलग लेवल की दुनिया होगी। जिस दिन आपने एक गिफ्ट उनको दे दिया ना, उनकी सारी मेहनत, मैं कह रहा हूं जितने भी पापा थके हुए आएंगे ना उस दिन, वो देखना डांस करके दिखा देंगे आपको। उनके अंदर एनर्जी अलग होगी। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने आपके ऊपर मेहनत की, उनको लगा आज बच्चे ने प्राउड फील कराया। ठीक है, तो पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए करो ऑलवेज, और मेहनत करते रहो बस जी। ठीक है, तो मैं अपना बेस्ट दे into the video. So first tip is using the ABC analysis. I don't know how many number of times I have told you this, but while mentoring people personally, I realize that they are lacking in this area. You know, ABC analysis help you to stay focused on what's the most important chapters out of your curriculum, and that will help you to make some calculated decision that few are the chapters which you can afford to leave if you are running out of time. So make sure to check the ABC analysis. You can check a respective faculty's channel for the respective chapters or subjects ABC analysis. So make sure you check that. यहाँ मैंने अपना मैं अटैच कर दूंगी जो ABC analysis मैंने FR का करा था, तो you can check out faculty's के channel. आपको सारे subject wise ABC analysis मिल जाएंगे, no matter what exam you are appearing and what's your curriculum. But ABC analysis बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सारे सिलेबस में होता है 80-20 प्रिंसिपल लगता है, या उसको आप 75-25 कर लो, 60-40 कर लो, बट कुछ एरिया कुछ बाकी एरिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग अ चेक कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। सेकंड थिंग इज टू प्रिपेयर अ चेकलिस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स, या फिर जो सब्जेक्ट्स आप पूरे दिन में पढ़ने वाले हैं। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, देयर इज समथिंग जॉयस अबाउट व्हेन एट द एंड ऑफ द डे यू स्ट्राइक आउट द चैप्टर्स यू आर डन विद, या फिर अपने पूरे सिलेबस में से जो पोर्शन कवर कर लिया है बाय द एंड ऑफ द डे, या फिर कुछ वीक तक या मंथ में जब आप कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं और उसको स्ट्राइक ऑफ करते हैं, उसकी कुछ अलग ही वाइब्स होती हैं उस वाले मोमेंट की। सो मेक श्योर यू चेक दैट। और उससे एक और हेल्प होती है कि जब आपका पूरा सिलेबस आपने पेपर पे अपने सामने लिख रखा है, दैट हेल्प यू टू स्टे फोकस्ड कि मुझे इतना पोर्शन कवर करना है। जब आपके सामने सिलेबस लिखा हुआ नहीं होता तो आपको ऐसा फील नहीं होता कि मुझे बहुत सारा पढ़ना है, पर जब आपके सामने सिलेबस लिखा हुआ है, पॉइंटर्स आपके सामने लिखे हैं, आप इसको सब्जेक्ट में भी चैप्टर वाइज लिख सकते हैं, चेकलिस्ट बना सकते हैं, या फिर हर सब्जेक्ट के तो चैप्टर की प्लीज बना लीजिए और फिर जब उसे स्ट्राइक ऑफ करेंगे, दैट्स सो सैटिस्फाइंग थिंग टू डू। तो ये मैंने कुछ अपने सारे चैप्टर्स की और सब्जेक्ट वाइज बनाई थी, तो आप ऐसे बना सकते हैं। थर्ड थिंग इज इंक्लूड सम एक्सरसाइज इन योर रूटीन। मेक श्योर कि आप 20 से 30 मिनट्स कुछ भी एक्टिविटी में कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, हम सिर्फ एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, एंड नाउ द वेदर इज ऑल्सो चेंजिंग, तो स्टे हाइड्रेटेड और प्लीज कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। दैट कुड बी टेकिंग अ वॉक, या फिर आप डांस करते हैं तो डांस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, या यू कैन गो फॉर सूर्य नमस्कार, होम वर्कआउट। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट मेक श्योर यू आर डूइंग दैट। उससे एक तो ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, आप फोकस रह पाते हैं और आपको ऐसा लेथार्जिक सा फील नहीं होता पूरे दिन में। तो दिन के किसी भी टाइम में इंक्लूड करें उसको, या तो आप सुबह उठते ही 10-15 मिनट का कुछ वर्कआउट कर सकते हैं और शाम को एक क्विक वॉक ले सकते हैं, और आपका टाइम आपको ऐसा लगे कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वॉक करते टाइम आप ईयरफोन्स लग करके अपनी कोई भी रिविजनरी वीडियो सुन सकते हैं, तो वॉक का टाइम आपका यूटिलाइज भी हो जाएगा और आपका कुछ बॉडी मूवमेंट भी हो गया। तो तीसरी चीज आप ये कर सकते हैं। फोर्थ थिंग इज मेक योरसेल्फ सिट एंड राइट मॉक टेस्ट पेपर्स। आई नो आई हैव टोल्ड दिस एन नंबर ऑफ टाइम्स, पर फिर भी मुझे लगता है कि आप ये शायद नहीं कर रहे होंगे, तो प्लीज प्लीज मेक योरसेल्फ सिट फॉर 3 आवर्स एंड राइट मॉक टेस्ट पेपर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। मॉक टेस्ट पेपर हमें हेल्प करते हैं कि हम अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा एसेस कर पाएं कि हमें कितना हमने क्या पढ़ा है, या व्हाट आर द एरियाज वेयर वी आर लैकिंग, हमें पता चलता है मॉक टेस्ट पेपर्स लिख के। वरना हमें ऐसा ही लगता रहता है एग्जाम टाइम तक कि हम शायद बहुत प्रिपेयर्ड हैं, पर जब तक हम मॉक टेस्ट पेपर नहीं लिखेंगे, जब तक हम वो एग्जाम लाइक एनवायरमेंट बनाकर 3 घंटे के लिए पेपर नहीं लिखेंगे, जब सारे चैप्टर के क्वेश्चन हम एक साथ अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ सही कर रहे हैं, कहाँ हमारा लैक वाला एरिया है। एंड यू नॉट ओनली हैव टू राइट द पेपर, बट यू हैव टू एनालाइज योर पेपर, चेक इट आउट विद द सजेस्टेड आंसर्स जो आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। सजेस्टेड आंसर्स से अपना पेपर सेम डे पर चेक करें, एंड देन गो बैक टू द एरिया वेयर यू फील दैट यू आर लैकिंग, और वापस से उसको पढ़ें, उसको रिवाइज करें। मैं पेपर लिखती थी और साथ में उसको सेम डे पर चेक भी करती थी, और जो एरिया होते थे वहां पर मैं उसको वापस से जाकर रिवाइज कर लेती थी। एक बार मैंने एसएफएम का पेपर लिखा, आई स्कोर 39 एंड इट वाज अ मंथ बिफोर एग्जाम, तो मुझे पता चल गया कि नेहा बकअप 30 दिन पेपर बचे एंड यू स्कोर 39 आउट ऑफ 100। तो और उसमें गलती क्या थी, मैंने बहुत एक सिली मिस्टेक करी थी पूरे आंसर में, जो कि अगर मैं पेपर नहीं लिखती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं इतनी सिली और स्टूपिड मिस्टेक एग्जाम में कर सकती हूँ। तो प्लीज प्लीज मेक श्योर दैट यू राइटिंग द मॉक टेस्ट पेपर, एनालाइजिंग इट एंड देन रिवाइजिंग द पर्टिकुलर टॉपिक जहां पर आपने लैक करा है। फिफ्थ पॉइंट इज मेक चैप्टर वाइज समरी। जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेक श्योर यू आर प्रिपेयरिंग द चैप्टर वाइज समरी इन मैक्सिमम 1 और 2 पेजेस। उससे क्या होगा, और आपको कोई बहुत सुंदर नीटली पूरी समरी अलग अलग कलर के पेन से बनाने की भी जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट स्क्रिबल, आप कुछ चार्ट टाइप बना लीजिए, क्योंकि एक दिन आप खुद सोचिए पेपर से एक दिन पहले आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप पूरे इतने लेंदी पैराग्राफ्स पढ़ रहे हैं, बट वहीं अगर एक एरो की फॉर्म में कुछ करके लिखा होगा, तो दैट विल बी अ इजी थिंग टू डू 1 डे बिफोर एग्जाम। तो ऐसा कर लीजिए। मैंने अपने चैप्टर मैंने कोशिश करा था कि मैं 1-2 मैक्सिमम पेजेस में चैप्टर को पूरा समराइज कर लूँ, पर अगर आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मैं समरी नोट नहीं बना सकता या बना सकती, तो जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं उसमें साइड में छोटा छोटा कुछ लिख लीजिए। जैसे मैंने जो भी मैं पैराग्राफ पढ़ती थी, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ चैप्टर्स बहुत लेंदी थे, मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं उसके समरी नोट्स बना लूँ, तो मैंने उसके पूरे पैराग्राफ में उसका क्रक्स क्या है, तो अगर पूरे पैराग्राफ में कोई लिमिट उन्होंने सिर्फ मेंशन करी है, दैट्स द मेजर पोर्शन, उस वाले आंसर का की पार्ट वही है, की पॉइंट वही है कि 1.3 उसकी लिमिट है। सो आई यूज्ड टू राइट देन एंड देयर कि 1.3 की। अब जब मैं पेपर से एक दिन पहले पेज शफल कर रही हूँ, मुझे पता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मुझे वहाँ के आंसर से पता चल जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये मैंने बता दिया। आप 1-2 पेजेस मैक्सिमम बना दीजिए, स्क्रिबल कर लीजिए या लाइन चार्ट। हाँ, अगर कोई जैसे डायरेक्टर चैप्टर, टॉक अबाउट डायरेक्टर ऑफ माय फेवरेट चैप्टर, तो मैं हमेशा उसके एग्जांपल कोट करती हूँ। तो अगर डायरेक्टर में मैं सेक्शन नंबर 185 या 186 की बात करूँ, सो वी ऑल नो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर है। तो अब मैं उसको सारा वो इतने सारे पेजेस में था बुक में, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल कि मैं पेपर से एक दिन पहले उस एक सेक्शन को पढ़ने के लिए इतना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, एंड एट द सेम टाइम आई नो कि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैंने उसको एक ही पेज में उसकी समरी बना ली थी, उसके चार्ट्स टाइप बना लिया कुछ, या पॉइंटर्स लिख लिए कि इसका की पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है,
तो मुझे अब वो अच्छे से समझ में आ गया। अब उस सेक्शन में से कहीं से भी घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो मैंने ऑलरेडी पूरे पैराग्राफ को बहुत एक सिस्टमैटिक तरीके से जॉट डाउन कर रखा है, तो मैं पेपर से एक दिन पहले उसे बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाऊंगी। और उससे पहले भी पैराग्राफ पढ़ना आसान नहीं है, पर जब मैंने उसे चार्ट फॉर्म में लिख दिया तो मेरे लिए पढ़ना बहुत आसान हो गया। सो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स। इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और जब आपको कंटेंट दिखेगा ना कि इतनी बड़ी बुक में से मैंने उसको समराइज करके कितना छोटा कर लिया है पेपर से एक दिन पहले के लिए कंटेंट, दैट्स सच अ रिलीविंग थिंग। तो मेक श्योर यू डू दैट। तो मैं क्विकली रिकैप कर देती हूँ पॉइंट। सबसे पहली चीज, एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज को अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करें। दैट वुड बी 20 to 30 मिनट वर्कआउट या वॉक या फिर सूर्य नमस्कार, होम वर्कआउट, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। सेकंड चीज इज मेक श्योर यू आर राइटिंग द मॉक टेस्ट पेपर, एनालाइजिंग इट और फिर उसको रिवाइज कर रहे हैं। थर्ड थिंग इज कि आप समरी बना रहे हैं 1 या 2 पेजेस में। समरी नहीं बना सकते हैं तो बुक के साइड में, मतलब जो भी क्वेश्चन है या आंसर है, टॉपिक है, उसके साइड में थोड़ा सा स्क्रिबल कर लीजिए। फोर्थ थिंग इज मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग द एबीसी एनालिसिस। उससे आप फोकस रहेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है और कौन सा पार्ट है जो कि हम थोड़ा छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ चीज है कि एक चेकलिस्ट बना लीजिए अपने पूरे सिलेबस की, और फिर अगर चैप्टर वाइज भी बाइफरकेट कर पाएंगे कि उसमें मेजर क्या क्या टॉपिक है, सो दैट विल बी हेल्पफुल, क्योंकि जब आप उसको स्ट्राइक ऑफ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये 5 टिप्स आई होप कि आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। इसने मेरी बहुत हेल्प करी थी, तो आप प्लीज इन्हें फॉलो करें एंड यू श्योर गेट द रिजल्ट्स, क्योंकि ये बिल्कुल काम। मैं टॉपिक छोड़ देती हूँ उसी में से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ लेगा। ये मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव था। जब भी मैं कुछ सोचती थी कि ये मैं टॉपिक छोड़ देती हूँ या ये क्वेश्चन लास्ट का है, यहाँ था कि जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं मुझे कुछ कुछ होने लग जाता है। मतलब आई कांट इवन पुट इट इनटू वर्ड्स कि क्या होता है, बट ऑल ऑफ सडन आई गेट सो एंशियस एग्जाम से पहले। मतलब 1-2 महीने पहले तक मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ, मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, बट जैसे ही एग्जाम के दिन पास आने लगेगी, इट जस्ट 1 मंथ टू गो, 15 डेज टू गो, 1 वीक टू गो, मेरी हालत खराब। और वो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई थी वो एक टाइम पे सिचुएशन कि अभी मैंने जब जुलाई में भी एग्जाम दिए थे, जुलाई 21 में, तो एफआर एग्जाम से जस्ट पहले वाली रात को माई बॉडी टेम्परेचर वो 96, और एग्जाम वाले दिन सुबह भी। मतलब मुझे इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मैं उठ के जाके शायद पेपर भी देने भी नहीं जा पाऊंगी। एग्जाम वाली मॉर्निंग एफआर आई वाज लाइक शिवरिंग लाइक एनीथिंग। मतलब इतनी गर्मी हो रही है और मैं अलग सब रूम में फैन वैन बंद करके बैठी हूँ। मैं इतना ज़्यादा, मुझे अंदर से घबराहट हो रही है, क्योंकि डीप डाउन मेरे अंदर पता नहीं क्या है। और ऑलरेडी इतने सारे अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, टाइम पे अलग ही हालत खराब हो जाती है अटेम्प्ट्स। और एफआर जैसा सब्जेक्ट जो कि सी सब्जेक्ट है, उसको लोग जैसे जैसे करके मैंने कुछ पॉजिटिविटी थोड़ी दिखा के, थोड़ा पॉजिटिव सेंटेंसेस लिख के खुद को बूस्ट करके थोड़ा मैं एग्जाम तक लेके गई एंड एंड अप क्लियरिंग दैट एग्जाम। और उस अटेम्प्ट में क्वालिफाई भी हो गई। एफर्मेशंस क्या होती है, हमारे जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ होते हैं ना, वही हम बार बार चीज़ें बोलते रहते हैं, वो चीज़ें होती रहती हैं, हम बोलते जाते हैं, होती रहती है, तो वो पूरा लूप बन जाता है। तो एफर्मेशंस के बारे में बात है कि अगर मैं अभी बोलूँ, आप यूट्यूब पे इतनी सारी एफर्मेशंस है, एग्जाम एफर्मेशंस आप टाइप करिए, विल गेट n नंबर ऑफ एफर्मेशन। तो मैंने जब एफर्मेशन के बारे में सोचा तो मैंने सोचा कि चलो एग्जाम एफर्मेशंस यूट्यूब पे देख लेते हैं। मैंने सुनी कुछ एफर्मेशन, बट आई वाज नॉट एबल टू कनेक्ट विद इट। तो मेरे दिमाग ने कहा आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद इट, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। तुम सुनती रहो, मुझे कोई विश्वास नहीं है इस बात पे। मैंने सुना, वो कुछ वर्क नहीं करा मुझ पे, बट देन आई गॉट अ पॉइंट डीपर और मैंने सोचा कि मैं अपनी एफर्मेशंस खुद बनाऊंगी। एफर्मेशंस में बनाऊंगी जो मेरे एग्जिस्टिंग बिलीव्स है उसके ऑपोजिट में चीज़ें बोलूंगी, ताकि मेरा दिमाग धीरे धीरे ग्रेजुअली उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाए। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि अगर मुझे हमेशा से लगता था कि एग्जाम्स ना, जब भी एग्जाम पास होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। सो ऑन द कॉन्ट्ररी आई मेड माई पर्सनलाइज एफर्मेशन एंड आई स्टार्टेड सेइंग कि एग्जाम जब भी पास आते हैं मैं बहुत शांत रहती हूँ, मैं बहुत काम फील करती हूँ। मुझे लगता था कि एग्जाम लिखना बहुत ही किसी की लाइफ में सबसे हॉरिबल चीज़ होती है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी नाउ आई स्टार्टेड सेइंग कि राइटिंग एग्जाम्स इज अ डिवाइन एक्सपीरियंस फॉर मी। मुझे लगता था कि जो भी मैं पोर्शन छोड़ देती हूँ ना, वही पेपर में आ जाता है। वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव था। तो आई स्टार्टेड राइटिंग कि मैं पेपर में जो भी पढ़ती हूँ ना, वही एग्जाम में आता है। आई ऑल्सो स्टार्टेड सेइंग, तो आज मैं अपना एक फाइल चेक उसके ऑपोजिट में चीज़ें बोलूँगी, ताकि मेरा दिमाग धीरे धीरे ग्रेजुअली उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाए। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि अगर मुझे हमेशा से लगता था कि एग्जाम्स ना, जब भी एग्जाम पास होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। सो ऑन द कॉन्ट्ररी आई मेड माई पर्सनलाइज एफर्मेशन एंड आई स्टार्टेड सेइंग कि एग्जाम जब भी पास आते हैं मैं बहुत शांत रहती हूँ, मैं बहुत काम फील करती हूँ। मुझे लगता था कि एग्जाम लिखना बहुत ही किसी की लाइफ में सबसे हॉरिबल चीज़ होती है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी नाउ आई स्टार्टेड सेइंग कि राइटिंग एग्जाम्स इज अ डिवाइन एक्सपीरियंस फॉर मी। मुझे लगता था कि जो भी मैं पोर्शन छोड़ देती हूँ ना, वही पेपर में आ जाता है। वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव था। तो आई स्टार्टेड राइटिंग कि मैं पेपर में जो भी पढ़ती हूँ ना, वही एग्जाम में आता है। आई ऑल्सो स्टार्टेड सेइंग, तो आज मैं अपना एक फाइल चेक कर रही थी, उसमें मुझे एक पेपर मिला, मैंने बहुत सारी एफर्मेशंस लिख रखी है। तो ये मैंने अपने बिलीव्स के अराउंड बनाई थी, जो भी एग्जाम को लेकर मेरे बिलीव्स थे, मैंने उसके कॉन्ट्ररी अपनी एफर्मेशंस बनाई, ताकि मैं रोज़ रोज़ जब उस चीज़ को बोलूँगी तो एक टाइम बाद वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएगी। मैं मानने लग जाऊँगी उस चीज़ को। जब मैं रोज़ बोल रही हूँ कि जब एग्जाम पास आते हैं ना मैं बहुत शांत फील करती हूँ, मैं डेली काम होकर खुद को बोल रही हूँ कि जब एग्जाम पास आते हैं मैं बहुत शांत फील करती हूँ, बहुत शांत फील करती हूँ। तो जब मैं इतने दिन से बोल रही हूँ तो वो मेरे एक्शन में दिखने लग जाएगा कि मैं शांत हूँ, मेरे एक्शन, मेरे बिहेवियर में दिखने लग जाएगा कि मैं शांत हूँ। तो मैंने कुछ एफर्मेशंस लिखी थी। फर्स्ट, आई एम स्टडिंग राइट। हमें हमेशा डर लगता है कि हम सही तो पढ़ रहे हैं ना, कहीं जो पढ़ रहे हैं वो पेपर में आए ना, उसको छोड़ के जा रहे हैं वही पेपर में आ जाए। तो आई रोट कि आई एम स्टडिंग राइट, आई एम ऑन राइट पाथ। थर्ड इज़ आई अलाउ डिविनिटी टू टेक चार्ज ऑफ माई प्रिपरेशन। मतलब मैंने ऐसा मन में माना कि मैं पढ़ रही हूँ, मुझे जो समझ आ रहा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ, और इसके बाद डिवाइन मुझे गाइड करेगा कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए और क्या मैं छोड़ना अफोर्ड कर सकती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ाई छोड़ के बैठ गई, मैं पढ़ नहीं रही थी, मैं पढ़ रही थी, पर जो मेरे अंदर का डर है उसको थोड़ा कम करने के लिए आई रोट दीज थिंग्स, और उसका इम्पैक्ट फिर मुझे अपनी प्रिपरेशन पर दिखने लगा। आई वॉज फीलिंग मोर काम, आई वॉज मोर कंपोज वाइल स्टडिंग दिस टाइम। सो आई अलाउ डिविनिटी टू टेक चार्ज ऑफ माई प्रिपरेशन।
आई अलाउ एवरीथिंग टू फ्लो स्मूथली, मतलब मैं कुछ चीज़ें फोर्स नहीं कर रही कि अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं ज़बरदस्ती खुद को फोर्स कर रही हूँ. सो येस्टरडे ओनली आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद समवन ऑन पर्सनल मेंटरिंग. सो ही टोल्ड मी कि मैंने क्वेश्चन करा था वो हो नहीं रहा, तो मैंने इस पर बहुत सारे घंटे खराब कर दिए. मैंने अपने किसी फ्रेंड से क्वेश्चन पूछा, आई वाज नॉट एबल टू गेट द आंसर्स फ्रॉम देम, तो मुझे और ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी कि मुझे कैसे आंसर पता चलेगा. तो अगर कभी भी आप इस सिचुएशन में है कि आप कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आपसे वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, फॉर दैट मोमेंट वो छोड़कर आगे बढ़ जाइए. क्योंकि कई बार हम अपने दिमाग को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं कि उस मोमेंट को हमें चीज़ याद ही नहीं आती है. फिर मतलब हो सकता है कि उसमें बहुत छोटा सा पॉइंट हो जाए, हम मिस आउट कर रहे हैं, पर हम खुद को इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं उस चीज़ को याद करने के लिए कि वो नहीं आएगी, नहीं होगा. तो उस टाइम के लिए उसको छोड़ दें और आगे बढ़ें. अलाउ थिंग्स टू फ्लो स्मूथली, अलाउ डिविनिटी टू टेक चार्ज ऑफ योर प्रिपरेशन. एंड देन आई रोट, आई एम गाइडेड बाय माई इंट्यूशन टू स्टडी राइट. आई अलाउ डिविनिटी टू टेक चार्ज ऑफ माई डे. जो हम कहते हैं कि मुझे बहुत लेजीनेस होती रहती है, पता नहीं मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है, हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि मैं बिल्कुल इफेक्टिव नहीं रह पाती, पता नहीं मैं अपना दिन पूरा दिन कहाँ खराब करती हूँ, पता नहीं मेरा सारा टाइम कहाँ चला जाता है. सो आई स्टार्टेड सेइंग कि आई अलाउ डिविनिटी टू टेक चार्ज ऑफ माई डे. आई अलाउ एवरीथिंग टू फ्लो स्मूथली. एंड एज आई ऑलवेज से कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सब कुछ हो जाएगा. एंड देन इनफाइनाइट इंटेलिजेंस विद इन मी नोज ऑल द राइट आंसर्स. एंड आई राइट नाउ रिलीज ऑल द नेगेटिविटी डीप विद इन मी. मुझे शायद पता भी नहीं है कि किसी एग्जाम को लेके, किसी सब्जेक्ट को लेके मेरे अंदर कितनी नेगेटिविटी भरी है. तो मैंने इसके लिए कहना शुरू करा कि आई राइट नाउ रिलीज ऑल द नेगेटिविटी डीप विद इन मी. सो आई एम रिलीजिंग ऑल द नेगेटिविटी. अब बहुत बार क्या होता है, अब आपने ये स्टेटमेंट्स तो कह दी, पर आपका कॉन्शियस माइंड, जैसे कि मैंने एक पहली वीडियो में बताया था कि एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है. तो ये स्टेटमेंट अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए तो देयर इज़ नो वे कि वो आप पे काम ना करे. आप पर काम करनी ही है ये सब बातें. पर हमारा कॉन्शियस ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन चीज़ें नहीं मानता. अब लॉजिकल ब्रेन कहेगा तुम्हारे दिमाग में आंसर कहाँ से आए, पढ़ाई करी तुमने क्या, नहीं करी ना तुमने पढ़ाई. तो इस और अगर आपको किसी सब्जेक्ट से स्पेसिफिकली डर लगता है, तब तो दिमाग कहेगा कि भाई मेरे को पहले इतना डर लगता है उससे, कैसे मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे उसमें, और पता नहीं कितनी ही बार मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, ये है वो है. तो इसके लिए मैंने खुद को ये चीज़ याद दिलवाई, ये रियलाइज़ करवाया कि एक दिन आई हैड सम फोबिया फॉर ऑडिट सब्जेक्ट स्पेसिफिकली. तो एक दिन मैंने खुद को पूरा याद दिलवाया कि नेहा, इट्स बीन 3 years यू आर स्टडिंग ऑडिट. कि पहले मैंने क्लास में पढ़ा था, जब जिससे भी फैकल्टी से सबसे पहले क्लास ली थी, पहले उनसे पढ़ा था. क्लास खत्म हुई, उसके बाद रिविजन करा, उसके बाद उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई करी. 1 day बिफोर एग्जाम फिर से ऑडिट पढ़ा, नहीं हो पाया तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए फिर से पढ़ाई करी, फिर 1 day बिफोर एग्जाम 2-3 रिविजन करी. तो अब तक मैं 4 बार अगर पीछे पेपर दे चुकी हूँ, तो कितनी बार मैं उसको पढ़ चुकी हूँ. तो इतना डरने वाली क्या बात है सब्जेक्ट से. थोड़ा स्ट्रैटेजी ठीक करो तो समझ आ जाएगा. रॉकेट साइंस तो है नहीं जो नेहा तुम समझ नहीं पाओगी. तो इस तरह से करके मैंने अपने कॉन्शियस ब्रेन को थोड़ा समझाया कि ब्रो पढ़ाई कर लो, बैठ के चिंता मत करो कि ऑडिट में ये होगा वो होगा. तो इस तरह से आप खुद को, बाहर से आके कोई नहीं समझा सकता, कोई आपको कितना भी बोल ले कि ये ईजी है, ये हो जाएगा, पर अगर आप खुद डीप डाउन मान के बैठें कि नहीं होगा तो नहीं होगा फिर. इसलिए आप खुद को जैसे मेरा बिलीव था कि मुझे एग्जाम से बहुत डर लगता है, जब एग्जाम पास आते हैं तो मेरी हालत ख़राब होती है, तो मैंने उसके ऑपोजिट अपने बनाए एफर्मेशंस. तो क्योंकि वो मेरे पर्सनलाइज्ड एफर्मेशंस हैं, वो मेरी अपनी लैंग्वेज में, मैंने इंग्लिश जो भी सूट कर, मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊंगी इंस्टेड ऑफ कि मैं किसी और के एफर्मेशंस लेके सुन रही हूँ, क्योंकि मैं उससे डीपली कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी. तो आप अपने पर्सनलाइज एफर्मेशंस बनाइए. दैट कुड बी कि आई फील आई एम प्रिपेयर्ड, और वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मुझे पता है मैं बहुत अच्छा करूँगी, चीज़ें मैनेजेबल है, सब कुछ हो जाएगा. जितना भी टाइम मुझे एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए चाहिए उतना टाइम मेरे पास एनफ है. स्टॉप सेइंग दैट आई डोंट हैव टाइम. द मोर यू से, द मोर यू गेट एंशियस एंड द मोर यू फील कि टाइम और ज़्यादा वेस्ट हो रहा है. तो आज से, अभी से, द मोमेंट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टॉप सेइंग कि मेरे पास टाइम नहीं है या वो सब्जेक्ट बहुत हॉरिबल लगता है मुझे. अगर मानिए ये सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होगा तो एटलीस्ट इतना होगा कि जब फर्स्ट प्लेस पे आप ये सब बातें कहनी बंद करेंगे तो आप एटलीस्ट शांत रहकर पढ़ाई कर पाएंगे, और पढ़ाई करेंगे शांति से तो ऑब्वियसली पास हो जाएंगे. तो वरी, एंजाइटी, टेंशन में टाइम खराब करने से अच्छा है कि आप अपने बिलीव्स देखिए कि एग्जाम को लेकर डीप डाउन मेरे अंदर क्या बिलीव्स हैं, उसके ऑपोजिट अपनी एफर्मेशन बनाइए, अपनी पर्सनलाइज एफर्मेशन विच वर्क्स फॉर यू. वो एफर्मेशंस बनाइए, उसको जहाँ भी आप पढ़ते हैं उस पेपर को वहाँ रख लीजिए. जैसे मैंने ये पेपर लिख रखा था छोटे से पेपर पे, मैं इस पेपर को अपनी टेबल पे रखती थी हमेशा, और जब भी मुझे ऐसा घबराहट सी होती थी तो मैं एक बार एफर्मेशंस बनाइए, उसको जहाँ भी आप पढ़ते हैं उस पेपर को वहाँ रख लीजिए. जैसे मैंने ये पेपर लिख रखा था छोटे से पेपर पे, मैं इस पेपर को अपनी टेबल पे रखती थी हमेशा, और जब भी मुझे ऐसा घबराहट सी होती थी तो मैं एक बार शांत करके ब्रीद इन ब्रीद आउट करके इसको पढ़ती थी, और फील करती थी कि अगर सच में ऐसा हो कि कोई डिवाइन मुझे गाइड कर रही है पढ़ते टाइम, तो फिर मुझे डरने की क्या ज़रूरत है, तो फिर तो मैं आराम से पढ़ सकती हूँ ना. और व्हेन आई से कि आई एम ऑन राइट पाथ, आई एम स्टडिंग राइट, तो जब मैं सब सही पढ़ रही हूँ, जब मैं सही तरह से पढ़ रही हूँ, जब मैं पूरा दिन अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ, तो फिर क्या दिक्कत है, तो फिर तो मैं पक्का पास हो ही जाऊँगी. तो चिंता करने की क्या बात है इसमें. तो आप अपनी एफर्मेशंस बनाइए, उसको पूरा दिन में बहुत बार बोलिए, एंड ट्रस्ट मी दिस स्टफ वर्क्स. ओके, आई होप रोज इसे करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे. मन जो व्यर्थ की बातें सोचता रहता है, हमारा स्ट्रेस,
एंग्जाइटी, फियर्स, इरिटेशन सब कम होता जाएगा। 3 महीने के लिए अगर नहीं अच्छे परिणाम मिलेंगे। मन जो व्यर्थ की बातें सोचता रहता है, हमारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर्स, इरिटेशन सब कम होता जाएगा। 3 महीने के लिए अगर नहीं कर पा रहे हैं तो शुरू में छोटे छोटे संकल्प करें। पहले 7 दिन का संकल्प करें और इस ध्यान को कंटिन्यू रखें। फिर 11 दिन का, 21 दिन का, 1 महीने का संकल्प लें और धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाएं। इससे हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ेगी। जितनी संकल्प शक्ति बढ़ेगी उतना ही हम अपने आप से जुड़ते जाएंगे, विचार कम होते जाएंगे, मन शांत होता जाएगा। जो श्वास को देखेगा, श्वास से अलग हो गया। जो श्वास से अलग हो गया वह शरीर से तो अलग हो ही गया, क्योंकि शरीर दूर है, श्वास ज़्यादा पास है। उसके बाद हम खुद हैं, हमारी कॉन्शियसनेस है। विपස්සना है देखना, अपने भीतर पलट कर देखना। हमारी जीवन ऊर्जा बाहर की तरफ बह रही है, संसार की तरफ बह रही है। उसी ऊर्जा का पलटकर भीतर की तरफ आना ही विपස්සना है। नाव को देखते हैं जैसे कि एक खिला हुआ फूल है, उसे देख रहे हैं। चांद सुंदर नजर आ रहा है, उसे देख रहे हैं। हम सिर्फ देखने वाले हैं। इसी तरह हमारा मन जो है ना बड़ा चंचल होता है, पता है। ऐसी बातों पे ज्यादा ध्यान देता है जहां नहीं देना चाहिए, और ऐसी बातों पे जहां ध्यान देना चाहिए वह कम ध्यान देता है। चंचल मन कहते हैं उसको। भटकता है बहुत, इधर उधर भागता है। ठीक है, क्रश का मैसेज आ गया, हाय मोदी सर जाओ भाड़ में, क्रश से सेटिंग। चंचल है बेटा, चंचल मन को संभालो। इसलिए अब इस तरह आ जाओ, वापस आ जाओ, चलो इधर। मन जो है ना बड़ा चंचल होता है, पता है। ऐसी बातों पे ज्यादा ध्यान देता है जहां नहीं देना चाहिए, और ऐसी बातों पे जहां ध्यान देना चाहिए वह कम ध्यान देता है। चंचल मन कहते हैं उसको। भटकता है बहुत, इधर उधर भागता है।